नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम चैप्टर रिवाइज़ करेंगे क्वालिटी कंट्रोल का। देखो, क्वालिटी कंट्रोल में मैं आपको सारी रिवीजन करवा दूंगा और जिस बच्चे ने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप आगे बढ़ पाएंगे इस चैप्टर में। पहली बात तो बात कर लेते हैं पेपर में कितना इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में बच्चों ये 4 से 5 मार्क्स का तो हमेशा आता ही आता है या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स का भी कई बार आ जाता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि छोड़ के जाना है या इस चैप्टर को हल्के में लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कंपलसरी क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 4 से 5 मार्क्स का मिनिमम रहता है, मैक्सिमम ये 8 मार्क्स तक या 6 मार्क्स तक भी चले जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें हम SQC 1 और ऐसे 220 पढ़ेंगे। पहले कुछ एक जनरल टर्म्स बता दूं, आपको पता होनी चाहिए। देखो, एंगेजमेंट टीम क्या होती है? एंगेजमेंट टीम होती है जितने भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं प्लस कोई स्टाफ का मेंबर होता है, ठीक है, और जितने भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं कंपनी में उनको मिलाकर एक टीम बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक CA और 3 आर्टिकल्स की एक टीम बनाई, ये होती है हमारी एंगेजमेंट टीम जो कि ऑडिट परफॉर्म करने जाती है, ठीक है। इसके अलावा और टर्म्स में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक टर्म होती है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर क्या होता है और रिव्यू क्या होता है, वो मैं आपको साथ में ही पढ़ाऊँगा जैसे ही वो टॉपिक आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले बेसिक डिफरेंस क्या है SQC 1 और SQC और 220 में। देखो, SQC 1 और ऐसे 220 में क्या डिफरेंस है? तो SQC 1 जो होता है वो हमारी 4 टाइप ऑफ एंगेजमेंट पे यूज़ होता है और ऐसे 220 जो होता है हमारी वो बस ऑडिट एंगेजमेंट पे ही यूज़ होता है। तो देखो, ऐसे 220 में लिखा है कि ये बस ऑडिट में ही क्वालिटी कंट्रोल का काम करता है। क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब है? हमें अपनी ऑडिट करते हुए अपनी खुद की क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, तो हम बस ऑडिट पे काम करेंगे। तो ऐसे 220 की बात करी जाएगी। और SQC 1 में हमारे चारों टाइप के एंगेजमेंट आ जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो ऑडिट, एक रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक अदर एश्योरेंसेस और एक रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। तो हमारा ऑडिट आ गया, रिव्यू आ गया हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एश्योरेंस सर्विसेज आ गई और हमारी रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट्स आ गई। इन चारों के बारे में डिटेल मैंने अपनी क्लासेस में बताया है, यहाँ पर रिवीजन वीडियो में नहीं बता सकता। तो इसका एक पूरा 20 से 30 मिनट का वीडियो है कि क्या होते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस बेसिक आप जान के चलिए कि यहाँ पर SQC 1 में इन चारों के ऊपर काम होता है और ऐसे 220 में बस ऑडिट के ऊपर काम होता है। तो आगे चलते हैं SQC 1 पर। SQC 1 जो है वो नाम ही उसका वही है जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें क्या होता है SQC 1 में आप एक बार ये मैं आपको जो मार्क करवा रहा हूँ आप मार्क करते हुए चलिए स्टडी मैट में। यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। इसमें मैं कुछ टर्म्स मार्क करवा देता हूँ। देखो, SQC 1 क्या होता है? हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो हम कर रहे हैं, मतलब हम अपनी क्वालिटी को जो डिफाइन कर रहे हैं, हम अपनी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल एक मतलब पॉलिसी और प्रोसीजर हम डिफाइन करते हैं जिसमें हम अपना रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि जो हमारा पर्सन है, पर्सन का मतलब होता है जो हमारी कंपनी में काम करता है, वो क्या वो कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, रेगुलेटरी के साथ, लीगल रिक्वायरमेंट के साथ। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिज़ाइन हुई हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। और इसके अलावा जो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई होते हैं सारी फर्म्स पे। अच्छा, सारी फर्म्स का क्या मतलब है? यहाँ पर सारी फर्म्स का यहाँ पर मतलब है चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सोल प्रैक्टिस हो, या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म हो, इन तीनों पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। या फिर कोई एसोसिएट्स हो, ये उस पर भी अप्लाई होता है। जो हमारी कम होती है ना, जैसे राकेश एंड कंपनी एंड ऑल दिस, तो इस पर भी ये होता है। तो इसके है ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं इस क्वालिटी कंट्रोल के। तो ये 5-6 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। इन 6 तरीके के एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे पहले है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी विद फर्म। तो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है? तो आप इसको मार्क कर लो, आपको ये रीड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर लो। फिर सच पॉलिसीज से लेकर यहाँ तक मार्क कर लो। इसमें क्या लिखा हुआ है आपको सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा कि जो भी आपकी क्वालिटी का जो मतलब आप क्वालिटी मेंटेन करते हो अपनी कंपनी में, वो जिम्मेदारी होती है CEO की और फर्म्स के मैनेजिंग पार्टनर्स की, ठीक है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये प्रमोट करते हैं इंटरनल कल्चर को। तो ये आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से मार्क करो जो ऑडिट क्वालिटी है पैरामाउंट्स का मतलब होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन ऑल एंगेजमेंट्स
ऑल एंगेजमेंट्स का मतलब वही सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल प्रैक्टिस और पार्टनरशिप फर्म, सारी एंगेजमेंट्स के लिए और ये नॉन नेगोशिएबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें कम ज़्यादा कुछ करोगे, आपको क्वालिटी मेंटेन करके ही रहनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ऑनेस्ट हूँ लेकिन मैं मतलब एक जगह ऑनेस्ट हूँ, मैं सारा सच बोलता हूँ लेकिन फिर भी मैं ये गलतियाँ करूँगा, क्यों? क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सारी क्वालिटी ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपको एथिकली भी काम करना पड़ेगा, आपको लॉ की भी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी और आपको सब कुछ देखते रहना पड़ेगा, मतलब सारी क्वालिटी को अच्छा से करना पड़ेगा। अच्छा, हम क्वालिटी पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी अच्छी हमारी क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा हम अपना काम कर पाएंगे और उतना ही जो हमारा क्लाइंट कंपनी है वो हमें रेफर करेगी आने वाले क्लाइंट्स पे। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ 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 ये पढ़ लेते हैं, कंसिडरेशन पढ़ लेते हैं इसकी लीडरशिप की। तो क्या है, द फर्म असाइंस इज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट कमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। जो भी हमारे कमर्शियल कंसिडरेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि देखो, कमर्शियल कंसिडरेशन आपके ओवरराइड नहीं करने चाहिए क्वालिटी को। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मान लो क्लाइंट ने आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो आप गिफ्ट के लेते आपने क्वालिटी पे आपका कोई असर आ गया कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, क्लाइंट ने अच्छा ही काम किया होगा क्योंकि ये तो बहुत अच्छा क्लाइंट है, हमें गिफ्ट देता रहता है, क्लाइंट ने अच्छा काम किया होगा, हम डिटेल में काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो फर्म की जो पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर है क्वालिटी से रिलेटेड, वो आपको इवेल्युएट करेगी, कंपनसेशन देखेगी, प्रमोट करेगी आपके खुद के पर्सनल को, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, आपके टीम में स्टाफ है, जो आपका एंगेजमेंट पार्टनर है, उनको ये प्रमोट करेगी, कंपनसेशन देगी और इसके बाद इवेल्युएट करेगी उनके काम को। ठीक है, इसके बाद जो फर्म डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट इट्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फर्म को सफिशिएंट रिसोर्सेज मतलब देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपने क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के लिए। ठीक है, इतना आप रीड कर लेना, ये पेपर के लिए बस रीड कर लेना। ठीक है, इसके अलावा ये जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था SQC 1 के बारे में, ये आप लर्न कर लेना क्योंकि ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ करने को मिलेगा। जहाँ भी आप SQC 1 कोट करेंगे वो आपको पैरा लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आ जाइए एथिकल रिक्वायरमेंट्स पे। देखिए एथिकल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर क्या कहते हैं। अच्छा, एक है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा। मैंने अपनी क्लास में तो ये पूरा समझाया है, इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लास के लिंक भी मिल जाएगा। एथिकल रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट क्या कहता है? एथिकल रिक्वायरमेंट ये कहता है कि देखिए, एथिकल रिक्वायरमेंट ये कहना चाहता है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, एथिकल रिक्वायरमेंट में आपको कहाँ से कहाँ तक मार्क करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो एथिकल रिक्वायरमेंट आपको फुल पढ़ना है, पूरा रीड करना है। यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस की बात मिलेगी। इंडिपेंडेंस मतलब आप किसी भी तरीके से अपने क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होने चाहिए, आप उससे रिलेटिव नहीं होने चाहिए। ये उसकी बात करेगा, आपको ये पूरा का पूरा ये पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये कोड्स ऑफ एथिक्स वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। इसमें मैं मार्क करवा देता हूँ आपको। देखो, आपके जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर होंगे, आपके जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर होंगे वो रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, कंप्लाई करेंगे विद ऑल एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी इशूड किए हैं ICAI ने। ठीक है, इसके बाद आपको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे कोर आइडियाज़ हैं, ये हमारे कुछ कोर आइडियाज़ हैं जिसमें आपको मतलब एक्शंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द फर्म देखनी पड़ेगी। अवेयरनेस और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपनी कंपनी के अंदर, मतलब अपनी CA फर्म के अंदर, ताकि क्वालिटी मेंटेन हो सके। मॉनिटर करना पड़ेगा अपने ही लोगों के काम को। और प्रोसेस ऑफ डीलिंग ऑफ नॉन कंप्लाइंस, अगर कोई नॉन कंप्लाइंस है तो उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे उसको डील करना है, वो भी आपको आना चाहिए। इसके बाद आपकी जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होंगे, आपको यहाँ से मार्क कर लो, ये आपको पूरा ही मार्क करना है यहाँ से यहाँ तक। ये A और B पॉइंट्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए कि आपकी जो भी ये पॉलिसी एंड प्रोसीजर होगी वो रीजनेबल एश्योरेंस देगी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और मेंटेन करेगी इंडिपेंडेंस को। ठीक है, इसके बाद आपको कम्युनिकेट करनी पड़ेगी अपनी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट अपने सारे लोगों को, पर्सनल को, मतलब सारे लोगों को, आपकी कंपनी में जितने भी आर्टिकल्स हैं, आपके स्टाफ हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सबको आपको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए हमारे अपनी क्लाइंट कंपनी से। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि कोई थ्रेट तो नहीं है इंडिपेंडेंस पे। अगर थ्रेट है तो आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए उन थ्रेट्स को, रिड्यूस देम टू एक्सेप्टेबल लेवल पे, मतलब ताकि आप उस थ्रेट को कम कर पाएँ। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं कंपनी से। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे दोस्तों यहाँ से मार्क करना स्टार्ट करें। ऑल द ब्रांचेस ऑफ द इंडिपेंडेंट शुड बी प्रॉम्प्टली नोटिफाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक।
और इसके बाद रिटर्न कन्फर्मेशन वाला पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क कर ले। ये क्या कह रहा है, आपको एनुअली, ये मार्क कर लें, एनुअली एक रिटर्न कन्फर्मेशन लेनी चाहिए। पॉलिसी एंड प्रोसीजर में ये होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस कि आपको ना हर साल एक रिटर्न कन्फर्मेशन लेनी चाहिए अपने ही लोगों से कि क्या आप इस कंपनी से, जो भी आने वाली कंपनीज हैं या जो भी अभी कंपनीज हमारे पास एग्जिस्टिंग में है, उसके साथ आपका कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, क्या आप इंडिपेंडेंट है कि नहीं, आपको ये हर साल चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही चेक करो, हो सकता है कि बाद में किसी का रिलेशन बन जाए तो भी आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर रिलेशन कोई गहरा है तो आपको वहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा और वो आपको देखना पड़ेगा कि एज़ पर लॉ कि क्या आप वो उधर से विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये मार्क करो, SQC1 ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन फैमिली थ्रेड। तो फैमिली थ्रेड में आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में भी यूज़ हुआ है। ठीक है, ऊपर मैंने ये एक बार पढ़ा भी दिया है। और इसके बाद आप ये A और B भी देख लेना, इसमें आपको ये मिलेगा कि आपको मतलब ये चेक करना है कि आपका जो मैटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं जा रहा, ये चेक करना है आपको। ठीक है, आपको अपनी, और आपको देखना पड़ेगा लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ सीनियर पर्सन। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो, आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो सीनियर पर्सनल है, मतलब हो सकता है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत साल से ऑडिट कर रहा हो, तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बहुत साल से ऑडिट कर रहा है, लॉन्ग पीरियड से ऑडिट कर रहा है, तो उसके तो क्लाइंट के यहाँ पर एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप बन जाएंगे। वो कहेगा कि नहीं नहीं यार, ये क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, इतने साल से मैं आ रहा हूँ, ये तो गड़बड़ कर ही नहीं सकता, तो मेरे को इतना डिटेल में चेक करने की क्या ज़रूरत है, तो वो डिटेल में नहीं चेक करेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ध्यान से पढ़िए, ये चीज़ काफ़ी कम लोग आपको मार्क करवाते हैं, मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। 7 ईयर्स का टाइम यहाँ पर दे रखा है, और एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर ICAI ने पूछ रखा है। मैंने काफ़ी टीचर्स के उसमें देखा है कि मैट में ये चीज़ नहीं है, लेकिन ये होनी चाहिए। 7 ईयर्स का यहाँ पर एक टाइम पीरियड है, ये RTP में भी दे रखा है ये क्वेश्चन। इसमें है कि 7 ईयर्स का एक टाइम पीरियड है कि अगर आप इतने साल अगर काम कर चुके हैं, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं मार्क करवा देता हूँ, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। अगर लिस्टेड कंपनी में आप 7 साल से ज़्यादा आप अगर काम कर रहे हैं, तो आपको एंगेजमेंट पार्टनर को वहाँ पर रोटेट कर देना चाहिए, एंगेजमेंट टीम को रोटेट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वैसे, और अगर ठीक है, एक्सेप्शन भी दे रखी है, अगर वो सोल प्रैक्टिशनर है तो ये केस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसे अपने आप को रोटेट कर सकता है, वो तो अकेला चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना वहाँ का। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। देखिए, अगर आपके पास कोई भी नई क्लाइंट कंपनी आती है, या फिर आप किसी कंपनी में पहले से काम कर रहे हो, तो आपको क्या वो एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या आपको विड्रॉ करना चाहिए, तो आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर ये मार्क कर लीजिए, ये पूरा का पूरा, फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग, पहले एक्सेप्ट करने से पहले क्लाइंट की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को हमें देख लेना चाहिए। क्या क्या इंटीग्रिटी देखनी चाहिए क्लाइंट की, प्रमोटर की मैनेजमेंट पर्सनल की। अच्छा, इंटीग्रिटी क्या होती है, इसको लिख लो, ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यू, एथिकल बिहेवियर। ये हमें अपने क्लाइंट का पता करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, उसके मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो हमें बातों से ही काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो किस तरीके का एथिकल मतलब उसका बिहेवियर कैसा है। जैसा उसका बिहेवियर होगा वैसे ही उसका एथिकल बिहेवियर होगा, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा ईमानदार होगा, तो ऑब्वियसली उसने अपनी कंपनी में भी बहुत ईमानदारी के साथ काम किया होगा। अगर वो आपको बातों से लग रहा है कि बहुत चालाक है, तो इसका मतलब कंपनी में भी उसने बहुत चालाकी से काम कहीं ना कहीं तो किया होगा। तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज़ और एथिकल बिहेवियर उसका देखना है। इसके अलावा हमें अपनी खुद की कंपिटेंस देखनी है, क्या हमारे पास इतने कंपिटेंट लोग हैं जो उस कंपनी की ऑडिट या कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो, SQC1 में बस एक ऑडिट की बात नहीं करी जा रही, यहाँ पर रिव्यू की बात की जा रही है, एश्योरेंस की बात की जा रही है, रिलेटेड सर्विसेज की बात की जा रही है। तो क्या हम इतने कॉम्पिटेंट हैं, क्या हमें इतनी कैपेबिलिटी है, क्या हमें इतना टाइम मिला है जिसमें वो हम सारा काम कर लें, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर, नंबर ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर्स इतने हैं जो उस काम को कर पाएंगे। इसके अलावा हमें कंप्लाइंस देखनी है एथिकल रिक्वायरमेंट की, क्या हम सारे एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लाइंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक क्वेश्चन पेपर का पार्ट है, ये आप एक बार कर लें। तो देखो, क्वेश्चन आंसर मैं जो जो यहाँ पर स्टडी मैट में आ रहे हैं वो आपको मार्क करवा रहा हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रोनाउंसमेंट्स के होते हैं, RTP के होते हैं, MTP के होते हैं, पास्ट ईयर्स के पेपर के होते हैं, जो यहाँ स्टडी मैट में आपको नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर वो भी आपको करने हैं तो मैंने एक बैच निकाला है जो कि बहुत छोटा सा बैच है आपका, 20 या 25 दिन में आपका पूरा सिलेबस विद डिटेल्ड
हो जाता है, विद रिवीजन्स हो जाता है। इस रिवीजन वीडियो में सब कुछ कवर करना नहीं है और उसमें आपके सारे क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं, जो कि कोई भी टीचर्स अपनी क्लास में नहीं करवाता है। टीचर क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस करवाते हैं। मैंने इतने क्वेश्चंस करवाए हैं कि उतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपको बाहर देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब स्टडी मैट प्लस मैंने सारा का सारा बाहर के एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी करवाए हैं जो आईसीआई पूछता है, और एमसीक्यूज भी जो आईसीआई पूछता है वो मैंने सब कुछ कवर करवाया है, अलग से पीडीएफ्स दिए हैं, अलग से समझाया है, वीडियोस बनाई हैं ताकि आपको सारा समझ आए अगर आप मेरी क्लास लेते हैं। पहली बात तो क्लास की टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्टेज है और प्राइस भी बहुत 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 कम है। बाकी टीचर से आपको 1/5 या 1/4 या मतलब बहुत कम मिलेगा और आपकी कवरेज भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, तो आप मेरे से क्लास ले सकते हो। वरना आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वरना आप मेरे साथ ये रिवीजन वीडियो देख सकते हो और रिवीजन वीडियो के साथ ही आप बाद में अपने खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। पास्ट ईयर्स के पेपर कोई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीदिए मार्केट से और अपना कंप्लीट कीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए देखो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आपको इंटीग्रिटी चेक करनी है क्लाइंट की, तो फर्म को क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। तो देखो फर्म को देखना चाहिए, यहाँ से मार्क कर लो, आइडेंटिफाई करना चाहिए बिजनेस रेपुटेशन की, कंपनी की बिजनेस रेपुटेशन कितनी ज़्यादा है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए। कंपनी का नेचर देखना चाहिए, क्लाइंट का नेचर देखना चाहिए कैसा है, उसके ऑपरेशंस क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, किस चीज़ के लिए एटीट्यूड, कि एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल के लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए उसका एटीट्यूड क्या रह रहा है और किस तरह काम कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। क्या उसने हमारी फर्म की फीस बहुत ज़्यादा लो एज पॉसिबल तो नहीं फिक्स कर रखी, वो आपको देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको देखना है कि इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो नहीं कर रहा, कि उसने किसी वर्क में हमारे काम में वो बाधा तो नहीं डाल रहा, क्या उसका कोई मनी लॉन्ड्रिंग में कोई या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ तो नहीं है। अगर हैं तो आप विड्रॉ कर दीजिए। और अगर कोई रीज़न मतलब रीज़न आपको देखना है कि प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, हमारी अपॉइंटमेंट का क्या रीज़न है, और नॉन रीअपॉइंटमेंट जो प्रीवियस फर्म का मतलब पहले जो कंपनी काम कर रही थी यहाँ एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी नॉन रीअपॉइंटमेंट का और हमारी अपॉइंटमेंट का क्या रीज़न है वो भी आपको देखना है। ऐसे मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि भैया देखो, मतलब बोस्टफुल नहीं होना कि देखो हमें चुना है तो हम में ही कुछ अच्छी बात होगी, नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको रीज़न ढूंढना है, आपको देखना है कि क्या रीज़न रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी मार्क कर लेना, द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज विल हैव रिगार्डिंग, मतलब जितना आप मतलब काम करते जाओगे आपको उसकी नॉलेज होती रहेगी, तो वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट में बन जाएगा और फिर वहाँ से आपको देखना है कि क्या आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके आगे आ जाओ। इसके बाद ये वाला आ जाओ, ये वाला पूरा आपको मार्क करना है, मतलब पूरा पढ़ना है। इधर इधर क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया इंटरेस्ट का फर्म और क्लाइंट में, तो आपको क्या करना है, वो प्रॉपर्ली सॉल्व करना है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले पहले ही वो सॉल्व कर लो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट। और जो भी इंफॉर्मेशन कॉज्ड हुई है, अगर आपको डिक्लाइन लगता है कि नहीं एक्सेप्ट करना है तो मत करो एक्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो किन किन कंसिड्रेशन का आपको ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर ये बात करी जा रही है। तो आप एक तो प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्लाई द सर्कमस्टांसेस देख लो अपनी, कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप देख लीजिए। और अगर आपको विड्रॉ करना है तो बोथ एंगेजमेंट एंड एंगेजमेंट क्लाइंट रिलेशनशिप, बोथ का क्या मतलब है यहाँ एसक्यूसी 1 में, तो देखो बोथ का मतलब है ऑडिट या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप, मतलब आप रिव्यू दे रहे हो, उसको एश्योरेंस सर्विस दे रहे हो या रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो, तो उससे अगर आपको विड्रॉ करना पड़ रहा है तो आप विड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो पहले तो अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग, नहीं लग रहा है आपको पॉसिबल लग रहा है विड्रॉ करना तो विड्रॉ कर दीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद ये कह रहा है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट फ्रॉम बोथ एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इसका मतलब है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। तो देखिए, हम पहली बात तो डिस्कस करेंगे उस प्रॉब्लम को क्लाइंट के मैनेजमेंट से और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, जो मैनेजमेंट से ऊपर जो लोग आते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कंपनी का एमडी हो गया, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, वो अभी एग्जांपल में समझ लीजिए, आने वाले चैप्टर्स में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम उससे बात करेंगे। देखो हमारे जो एसेज होते हैं ना, इसको डिटेल में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही हमें ऑडिट का सब कुछ बता देते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट ढंग से अभी
अगर आप करने जाओगे ना, तो आपको एसेस की अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप ऑडिट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और जो जो एसेस में लिखा है अगर आपने वो भी इंप्लीमेंट कर दिया ना तो आपकी ऑडिट हो जाएगी। मतलब एसेज में एक एक चीज़ डिटेल में दी हुई है, बिहेवियरल साइंस से लेकर आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग तक यहाँ पर दे रखा है। तो आगे देखिए, इसके बाद आपने डिस्कशन कर ली और अप्रोप्रिएट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फर्म को, इधर फर्म जो है वो सीए फर्म की बात की गई है, जो हमारी सीए फर्म है उसकी बात की गई है ये वाली, और मतलब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको विड्रॉ करने का लग रहा है कि आपको विड्रॉ करना पड़ जाएगा तो विड्रॉ कर लीजिए, लेकिन आपको एक रीज़न भी बता देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो वेदर देर इज़ अ प्रोफेशनल रेगुलेटरी कि भाई आप रिमेन इन द प्लेस, आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपको रहना पड़ेगा, तो फिर आप एक बार फिर भी रीज़न तो बता दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, क्या आप विड्रॉ क्यों करना चाहते थे। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, आपको कब कब रहना पड़ेगा पहले तो मैं वो बता देता हूँ। देखो एक ना लॉ में था कि हमें एक इंटरिम रिपोर्ट देनी होती है Q1, Q2, Q3 की। अगर मान लो आप इंटरिम दे चुके हो और अब आपको 3 के बाद लग रहा है कि आपको विड्रॉ करना है, तो Q4 की भी आपको देनी ही देनी पड़ेगी, आपको रिमेन इन द प्लेस रहना ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ और केसेस हैं लॉ के जहां पर आपको अपनी प्लेस पे रहना पड़ेगा, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो आप अथॉरिटी को बताएंगे नहीं, आप अथॉरिटी को भी ज़रूर बताएंगे कि देखिए हम विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉ, लेकिन हम विड्रॉ इसलिए करना चाहते हैं, उसका रीज़न आप ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा जो भी आप ये सब कर रहे हैं आप इसको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए चलेंगे, जितने भी सिग्निफिकेंट इश्यूज है, कंसल्टेशन है, किसी से भी आपने कंसल्टेशन करी है या फिर कोई भी कंक्लूजन पे आप पहुंचे हैं या कोई भी ये कंक्लूजन्स हैं आपके कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, उसकी आपको एक डॉक्यूमेंटेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। तो ह्यूमन रिसोर्स में तो देखिए आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए, मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि क्या है। बहुत बेसिक बात लिखी हुई है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। जैसे आपका रीजनेबल एश्योरेंस, एक मिनट, रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए जो भी आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर का बनाएंगे, किसके लिए, सफिशिएंट पर्सनल, जो भी हमारे जो मेंबर्स हैं, मतलब जो हमारे आर्टिकल स्टाफ और एंगेजमेंट पार्टनर है, उनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए एथिकल प्रिंसिपल्स के लिए, मतलब उनकी कमिटमेंट भी होनी चाहिए कि उनको ये सब कुछ निभाना ही निभाना है, ठीक है। तो इन सब ये सब होना चाहिए। इसके अलावा उनकी रिक्रूटमेंट का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, कंपनसेशन का, ट्रेनिंग का, करियर डेवलपमेंट का भी ध्यान देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो देखो ये सब ध्यान हमें क्यों देना पड़ेगा, देखो करियर डेवलपमेंट पे भी आपको क्यों ध्यान देना पड़ेगा, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। आप जितनी भी छोटी कंपनियां देखेंगे, आपने अगर आर्टिकलशिप करी है और आप छोटी कंपनी से, तो आपने देखा होगा आपकी करियर डेवलपमेंट पे फॉर्म इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देती, वो ना आपकी छुट्टियों पे ध्यान देती है, ना आपके मतलब आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहती है। और वो आपकी आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद भी जब आप ऑन पेपर्स आपको तो दिखा देते हो कि देखो इतने डेज हमने काम कर लिया है और अब हम जा रहे हैं, तब भी आपका सीए आपको रोक लेता है कि नहीं इतने महीने आपको और काम करना चाहिए, 1 महीना प्लीज़ काम कर लीजिए, ये ऑडिट कंप्लीट करके चले जाइए। तो आपके करियर डेवलपमेंट के बारे में वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। लेकिन आप जब अगर टॉप 10 कंपनीज में जाते हैं या फिर बिग 4 में जाते हैं, वो आपके करियर डेवलपमेंट के बारे में सोचती है, वो आपको बताती है कि आपको कोचिंग कहाँ से लेनी चाहिए, वो इस तरीके का एनवायरनमेंट बना देती है अपने फर्म में जिस तरीके से आपको कोचिंग कहाँ से लेनी है, आपको कब कितना कवर करना है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर रैंक्स भी वहाँ से निकलती हैं, और उनका ये सब कुछ करने का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वो आपको सीए बनते ही दोबारा से अपॉइंट कर लें, क्योंकि उन्होंने आपको 2 साल 3 साल जो ट्रेनिंग दी है, उसके बाद जब आपको वो दोबारा से अपॉइंट कर लेंगे तो उसके बाद उन्हीं की हेल्प होगी, इसलिए वो आपके करियर डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं। आपका कंपनसेशन कितना होना चाहिए, आपको रिक्रूटमेंट किस किस का करना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप छोटी कंपनी में जाते हैं तो आप बल्कि उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन बिग 4 और टॉप 10 या टॉप 20 कंपनीज में आप जाते हैं तो वो लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट किस तरह होती है, कंपनसेशन, आर्टिकलशिप में भी जो हमारा स्टाइफेंड है वो आईसीए ने बहुत कम डिसाइड कर रखा है, जिसमें हमारा आने जाने का कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है। तो इधर कंपनसेशन कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कितना कंपनसेशन रखना चाहिए। तो ये आपने देखा होगा बिग 4 का कंपनसेशन बहुत हाई है, टॉप 10 कंपनीज का, टॉप 10 फर्म्स का कंपनसेशन बहुत हाई है। लेकिन छोटी कंपनीज का देखें तो वो आज भी आर्टिकल्स को उतना ही पैसा दे रही हैं जितना स्टाइफेंड में लिखा हुआ है, 3,000 रुपये से वो स्टार्ट होता है। इसके अलावा देखो हम आगे चलते हैं। द फर्म शुड असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंगेजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब आपको एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना एंगेजमेंट पार्टनर को देखना पड़ेगा कि क्या वो कैपेबल है, क्या वो कॉम्पिटेंट है,
कि टाइमली परफॉर्म कर पाए अपने रोल को, और उसका जो रोल है ना वो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। और जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको उसको खुद को भी बतानी पड़ेगी कि भैया तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे को ये काम करके आना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सीधा इस पे, जो मैं मार्क करवा रहा हूँ ना बस वो मार्क करते रहो। तो इसके बाद आ जाओ आप इस पे नेक्स्ट टॉपिक पे, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस पे। तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको मार्क कीजिए, इधर से इधर तक आप एक बार रीड कर लेना इसको। यहाँ पर अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इसका है कंसल्टेशन इन डिफिकल्ट एंड कंटेशियस मैटर। कंटेशियस मैटर का मतलब क्या होता है, कंटेशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल मैटर। देखो आप जब ऑडिट करने जाते हो तो ऐसा होता है कि आप किसी कंट्रोवर्शियल मैटर में फंस जाते हो, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, देखिए उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई भी डिफिकल्ट या फिर कंटेशियस मैटर में अगर आप फंस जाते हैं तो आपको उसको डिस्कस करना चाहिए किसके साथ, विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, एक ऐसे बंदे से जिसको स्पेशलाइज एक्सपर्टीज है उस मैटर की, और वो उसको आपको रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। उस बंदे से आपको डिस्कस करना चाहिए जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, सीनियरिटी हो, एक्सपीरियंस हो, विद इन द फर्म भी हो सकता है, आउटसाइड द फर्म भी हो सकता है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद आपको ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी आपके कंक्लूजन निकले हैं उस कंसल्टेशन से, ठीक है। इसके बाद आप अ फर्म नीडेड कंसल्ट एक्सटर्नली। देखिए अगर आपकी कोई ये बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पर बोल रहे हैं, जो आप अगर एक्सटर्नली कंसल्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज नहीं है, तो आप ले सकते हैं बाहर की एडवाइसेस, बाहर की अदर फर्म से, प्रोफेशनल लोगों से, या फिर रेगुलेटरी बॉडी से। तो इन तीनों का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अदर फर्म्स का मतलब हो गई कोई सीए फर्म हो गई जो किसी चीज़ में प्रैक्टिस कर रही है, या फिर कोई एडवोकेट की फर्म हो गई, या फिर कोई आर्किटेक्ट की फर्म हो गई, एक्चुरियल्स की फर्म हो गई, या उनका कोई एक बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है जो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी हेल्प हो गई, या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी हो गई जैसे रजिस्ट्रार हो गया। अच्छा रजिस्ट्रार के यहाँ क्या हेल्प हो जाएगी, देखिए आपको अगर जब भी एक घर सेल करना होता है तो आप घर सेल करते हो तो आपको पता है कि आप वहाँ पर क्या नाम है, मतलब आपको 1/4/2001 की भी वैल्यू चाहिए होती है, फेयर मार्केट वैल्यू। तो आपको वो कहाँ से मिलेगी, वो आपको रजिस्ट्रार से मिलेगी। तो आपको रेगुलेटरी बॉडीज से भी आपको चेक करना पड़ जाएगा, तो आप चेक करेंगे, ठीक है। अगर मान लो जैसे किसी कंपनी ने ये 1/4/2001 की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल रखी है, लेट से 16 लाख, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 16 लाख नहीं, ये तो कम होनी चाहिए, तो आपने कम, क्योंकि ये तो देखो बड़ा चढ़ा के दिखाएगा ताकि ये मतलब माइनस कर पाए और कैपिटल गेन इसका कम आए, तो आपने कहा कम होनी चाहिए, तो आप रेगुलेटरी बॉडीज मतलब रजिस्ट्रार से जाके क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो, तो ये भी आप करवा सकते हो कि क्या कंपनी ने वो पूरा का पूरा सही से काम किया है कि नहीं किया है। इसके अलावा आप आ जाओ, ये पूरा पढ़ लेना, ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, मैंने समझा दिया आपको। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू पे और रिव्यूअर। अब मैं आपको एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बता देता हूँ। देखो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है, इससे पहले ना मैं आपको इसके साथ ही मॉनिटरिंग भी बता रहा हूँ। मॉनिटरिंग क्यों बता रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मॉनिटरिंग बाद में आएगा लेकिन बता देता हूँ। देखो क्या होता है, हमारी सीए फर्म नहीं, हमारी सीए फर्म के अंदर जो एंगेजमेंट टीम है वो ऑडिट करने गई कंपनी का, हमने ऑडिट कर ली, लेकिन हम रिपोर्ट इशू करने से पहले ना अपने काम को मॉनिटर करवाएंगे। मॉनिटर करवाने का क्या मतलब है, आएगा एक बंदा देखेगा कि इन्होंने सही से ऑडिट की है कि नहीं करी, वो मॉनिटर करके चले जाएगा कि इस बंदे को ये काम दिया था इसने किया कि नहीं, मॉनिटर करके चलेगा, दैट्स इट, ओके। मॉनिटर हम किसी से भी करवा सकते हैं, वो सीए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो कंपनी का पर्सन हो, बाहर से पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू की। अब हमने कितनी क्वालिटी को मेंटेन किया है अपनी ऑडिट करते हुए, तो उस रिव्यू को हम जो करवाते हैं वो एक रिव्यूअर से करवाते हैं। ये रिव्यूअर हमारा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल होगा तो कंपनी का मतलब कोई इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है, कोई फर्म भी हो सकती है, ठीक है। इंटरनल बंदा होगा तो कोई इंटरनल बंदा होगा, वो ये चेक करेगा। लेकिन ये जो भी बंदा आप एक्सटर्नल इंटरनल ला रहे हो ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर होना चाहिए। ये इंडिविजुअल बंदा आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और ये किस केस में कंपल्सरी है, ये मतलब आप करवा तो किसी में भी सकते हो, लेकिन मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनी में,
लिख लो, लिस्टेड कंपनी में ये मैंडेटरी है। इसके अलावा जो आपका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है, रिव्यू का क्या मतलब होता है? रिव्यू का मतलब होता है आप है ना डिटेल चेकिंग कर रहे हो, डिटेल चेकिंग कर रहे हो, पूरी ऑडिट की नहीं, क्या क्या कर रहे हो वो मैं अभी आपको बताता हुआ चलूंगा। आप इंडिपेंडेंसी देख रहे हो, आप इसके अलावा इन्होंने क्या क्या कंक्लूजन पे रीच हुए हैं, इनके वर्किंग पेपर, इनकी रिपोर्ट, ये सब चेक कर रहे हो। रिपोर्ट क्या इन्होंने वैसी बनाई है जो कि मतलब इन्होंने जिस तरीके का ऑडिट किया था क्या क्या वैसी रिपोर्ट बनाई है, तो ये सब कुछ आपको चेक करना रह जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर मार्क करवा देता हूँ। देखो इसमें पढ़ना तो सब कुछ है, तो यहाँ पर मैं ना एक मिनट मैं आपको फिर भी मार्क करवा ही देता हूँ क्योंकि आप तो नालायक हो। देखो यहाँ से लेकर सिग्निफिकेंस से लेकर आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है। अब मैं मार्क करवा देता हूँ इसमें क्या क्या है। देखो आपको ना सिग्निफिकेंट जज, एक मिनट दूसरे उससे, आपको सिग्निफिकेंट जजमेंट्स देखने हैं बिफ, और आपको चेक करना है, पूरा रिव्यू करना है, क्वालिटी कंट्रोल चेक करना है रिव्यूअर को कब, बिफोर रिपोर्ट इशूड, रिपोर्ट इशू करने से पहले पहले आपको ये पूरा रिव्यू करना पड़ेगा। आपको आपका रिव्यू डिपेंड करेगा कंप्लेक्सिटी ऑफ द एंगेजमेंट, कितनी कॉम्प्लेक्स है ये एंगेजमेंट की सारी चीज़ें, कितना आपने रिस्क चेक किया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कितना रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग ये रिव्यू की डेप्थ डिपेंड होगी। ठीक है, इसके अलावा जो एंगेजमेंट रिव्यू इज नॉट रिड्यूस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। अगर आपने रिव्यू कर दिया है तो इससे एंगेजमेंट पार्टनर आज़ाद नहीं हो जाएगा कि भैया मैं तो आज़ाद हो गया क्योंकि मेरा तो रिव्यू हो गया। नहीं, कल को अगर गला घोटेंगे तो एंगेजमेंट पार्टनर ही फंसेगा क्योंकि भैया ऑडिट तो उसी ने ही करी थी। रिव्यू का मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी अब रिव्यूअर के ऊपर आ जाएगी, रिव्यूअर इसमें कभी नहीं फंसता। ठीक है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी होता है। देखो यहाँ पर ये मार्क कर लो, मैं एक अलग पेन से मार्क करवा देता हूँ। ये मैंडेटरी होता है, किस केस में मैंडेटरी होता है? ये आपका मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंटिटीज़ में, ये मैंने आपको ऊपर भी लिखवाया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ अदर, यहाँ पर एक पॉइंट है कि अदर एंगेजमेंट में आपका मतलब फर्म डिसाइड करेगी कि मतलब ये करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर कि आपकी मर्जी है आपको करवाना है नहीं करवाना है। इसके अलावा देखो आप क्या क्या चेक करते हो यहाँ पर, वो आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चेक करना है यहाँ पर। तो देखिए आप जब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेंगे तो आपको क्या क्या चेक करना है। एक तो एंगेजमेंट टीम का एवोल्यूशन देखना है, ठीक है, कि वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो टीम है वो क्लाइंट से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सिग्निफिकेंट रिस्क आप देखोगे, उसके रिस्पॉन्सेज देखोगे, इसके अलावा जजमेंट्स देखोगे, और आप कंसल्टेशन देखोगे, कोई भी इन्होंने कंसल्टेशन करी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनका हुआ है, तो जो भी कंसल्टेशन हुई है तो उसमें क्या मतलब इनका कंक्लूजन रीच हुआ है वो आपको देखना है। इसके अलावा आपको देखना है कि कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है, करेक्टेड है या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, तो उसका इन्होंने डिस्पोजिशन कैसे किया है वो आपको देखना है। इसके अलावा आपको देखना है कि कोई भी मैटर है जो कम्युनिकेट किया है इन्होंने मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, तो कौन सा मैटर इन्होंने कम्युनिकेट किया है वो आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको वर्किंग पेपर्स चेक करने हैं इनके, ठीक है, और जो भी वर्किंग पेपर हैं वो आपके सपोर्ट करने चाहिए, कंक्लूजन जो भी ये रीच कर रहे हैं उसको वर्किंग पेपर सपोर्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उसका इन्होंने कोई वर्किंग पेपर बनाया ही ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपको रिपोर्ट की अप्रोप्रिएटनेस देखनी है कि जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही दी जा रही है कि नहीं जा रही है। अच्छा, इसके अलावा है ना, देखो इन पॉइंट्स के अलावा भी एक और कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आईसीआई ने यहाँ नहीं दिए, वो आपके एमटीपी के पार्ट हैं। तो वैसे तो देखो मैंने क्लास में करवाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना अभी भी आपको करवा देना चाहिए, वरना आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी। देखो ये मैंने क्लास के नोट्स बनाए थे, यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस, तो ये मुझे आपको करवा देने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो आपके मिस हो जाएं। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ देखो क्वेश्चन ये था कि अगर आप रिव्यू कर रहे हो लेक्स एक्सपीरियंस लोगों का तो आपको क्या क्या देखना चाहिए, या फिर मान लो कोई चार्टेड अकाउंटेंट है उसकी डेथ हो गई है और दूसरे बंदे ने साइन कर दिया बिना रिव्यू के, तो उसको क्या क्या रिव्यू करना चाहिए, तो वो यहाँ पर है। तो आपको रिव्यू करना चाहिए एक तो वर्क का, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ इसको पेन से, एक तो आपको वर्क रिव्यू करना चाहिए, जो भी परफॉर्म हुआ है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है। कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है तो उस पर क्या फर्दर कंसिडरेशन ली गई है वो आपको देखना है। कोई भी कंसल्टेशन है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जो भी मतलब अगर आपको नेचर रिवाइज करने की ज़रूरत है वर्क की तो वो आपको करना चाहिए।
कोई भी वर्क आपने परफॉर्म किया है वो सपोर्ट कर रहा है कंक्लूजन रीच एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। वो जो भी आपके कंक्लूजन्स मतलब आए हैं वो क्या आपके काम उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। जो भी आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो वो सफिशिएंट होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और आपकी रिपोर्ट है वो उन एविडेंस को सपोर्ट करनी चाहिए। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट प्रोसीजर जो है आपके अचीव हो जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। वैसे मेरा मतलब रिवीजन में स्टडी मैट में करवाना तो नहीं बनता था। आप एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इसको। मेरे को लगा कि मेरे को आपको करवा देना चाहिए, इसलिए मैंने करवा दिया। अदरवाइज़ ये यहाँ तो नहीं दे रखा, और कोई टीचर मैं सच बताऊँ तो ये चीज़ें नहीं करवाता है। मैंने ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो यहाँ नहीं दे रखे। वो जितने भी आपने वो क्वेश्चंस देखे थे ना वो यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, इसलिए मैंने अलग से करवाए हैं। एक एक चीज़ की प्रेजेंटेशन समझाई है। बाकी कोई बात नहीं, आप यहाँ से रिवीजन वीडियो से भी समझ सकते हैं और फिर बाद में आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, पास्ट ईयर्स के RTP MTP आपको थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे। आ जाओ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। चलो एटलीस्ट मैंने इतना तो करवाया है, वरना मैंने देखा है कोई भी टीचर वीडियोस में मतलब जो क्लासेस बेचता है उसमें भी ये सब चीज़ें नहीं कवर करवाता है। वो बस चीज़ें समझा देता है और आप पे छोड़ देता है कि आप खुद मेहनत करो। लेकिन बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं या फिर बाहर के क्वेश्चंस करने हैं, और बाहर के करने हैं तो कहाँ कहाँ से करने हैं। इसलिए मैंने सब कुछ एक जगह पर समराइज़ कर रखा है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पढ़ते हैं। देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस किस के बीच में आ सकता है। एक तो एंगेजमेंट टीम के बीच में आ सकता है जो एंगेजमेंट खुद कर रही है, मतलब सॉरी ऑडिट खुद कर रही है। इसके अलावा एंगेजमेंट पार्टनर के बीच आ सकता है, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में भी आ सकता है। तो अगर इन तीनों के बीच में कोई डिफरेंस आ जाता है, एंगेजमेंट टीम या एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में आ जाता है, किसी के भी बीच में आ जाता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बता देना। तो भैया रिपोर्ट तभी इश्यू होगी जब आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंस, पहले डिफरेंस को सॉल्व कर लो उसके बाद ही होगी। इसके बाद है, अगर मान लो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर ने मना कर दिया कि भैया हमने जो डिस्कशन करी है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तो भैया अब क्या करना है, आपको किसी एक कंसल्टेशन लेनी है किसी अच्छे प्रैक्टिशनर की, प्रोफेशनल बॉडी की या रेगुलेटरी सॉरी प्रोफेशनल बंदे की या रेगुलेटरी बॉडी से कंसल्ट करके उस मैटर को रिजॉल्व करना है। सॉरी ये रहा, अरे अरे नीचे नीचे ये रहा। अगर मैटर रिजॉल्व नहीं है तो उसको मैटर को रिजॉल्व करना है। ये रहा, शुड बी रिजॉल्व फ्रॉम कंसल्टेशन फ्रॉम अनदर प्रैक्टिशनर फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी। इसके बाद है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। अब बात आती है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कब तक बनाने हैं। डॉक्यूमेंटेशन सर कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हो, तो देखो मैं बताता हूँ। आपने ऑडिट कर ली, इसके बाद आप रिपोर्ट भी देते हो, तो आपने बीच में यहाँ पर कुछ वर्किंग पेपर्स बनाए होंगे, ठीक है, आपने अपनी फाइल बनाई होगी। तो क्या ये वर्किंग पेपर्स फाइल क्या आपने बीच में कंप्लीट कर लिए होंगे, तो भैया मैं समझता हूँ आपने कंप्लीट तो कर लिए होंगे, लेकिन इनकी पूरी प्रॉपर स्कैनिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ रखा है एक RTP में, ठीक है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। मैंने अपने क्लास में तो देखो करवा रखा है। तो वर्किंग पेपर्स, फाइलिंग, इनकी सबकी स्कैनिंग, तो ये सब करने के लिए आपको है ना, तो आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, तो रिपोर्ट इशू होने के 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारा का सारा काला चिट्ठा कंप्लीट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो रिपोर्ट तो आपने दे दी, आपको पता है लास्ट डेट होती है 31 अक्टूबर और 30 नवंबर इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइसिंग, तो वो 30 नवंबर होती है। तो ये सारी लास्ट डेट्स होती हैं। अब लास्ट डेट पे आपने कर लिया तो क्या आप अपने पेपर्स क्या कभी भी कंप्लीट कर सकते हो क्या, अगले साल कर लिया पर नहीं, आपको 60 डेज़ के अंदर आपको कंप्लीट कर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बातें पता नहीं होती, पता है लोगों को, इसलिए कहता हूँ ऐसे इसको ध्यान से पढ़ो। क्योंकि जब आप कंपनी कल को ऑडिट करने जाओगे, कल को CA बन जाओगे और मतलब अपने इवन किसी को भी नॉलेज दोगे, तो भैया ये पता होना चाहिए कि 60 दिन में आपको ये सारे पेपर्स कंप्लीट करने हैं। गलती से कहीं पकड़े वकड़े गए तो ICAI आपके खिलाफ गलत एक्शन ले लेता है, समझ आ रहा है। कभी आपके पीयर रिव्यू हो गया, कुछ हो गया, वहाँ पर पता चल गया, तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसे इसके अकॉर्डिंग। लोग भूल जाते हैं इन पॉइंट्स को, फिर क्या होता है कभी भी मन चाहे अपना फाइल कंप्लीट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपको 60 दिन के अंदर ICAI ने बोल रखा है तो 60 दिन के अंदर करना चाहिए, ठीक है। और ये जो 60 दिन का टाइम है ना, ये है आपका ऑडिटिंग एंगेजमेंट में। इसके अलावा जो अदर केसेस हैं, मतलब आपका खुद का क्लाइंट का काम कर रहे हो, वहाँ पर एज अ क्लाइंट काम कर रहे हो आप, वहाँ पर कोई और सर्विस, एश्योरेंस सर्विस, रिव्यू सर्विस, या फिर आप रिलेटेड पार्टी सर्विस दे रहे हो, तो रिलेटेड पार्टी सर्विस और उन सब सर्विसेज में आपकी खुद की मर्जी है कि आपको कितने टाइम लेना है, लेकिन ऑडिट के केस में आपको 60 दिन के अंदर करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कि आपको ये फाइल्स कब तक, ये सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है,
इसके बाद आ जाओ कि ये जो फाइल्स हैं आपको कब तक मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो आपको आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना इसको, आप पढ़ो इसको यहाँ से पूरा पढ़, एक मिनट, हाँ, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पढ़ना। इसके बाद आपको ये मार्क कर लेना कि आपको ना 7 सालों तक ये फाइल्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। ऐसा 7 साल कब से, जब भी आपकी ऑडिट रिपोर्ट या ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट आपने सबमिट करी है, विच एवर इज़ लेटर, तो जब भी आपने करी है उसके बाद से 7 सालों तक आपको मतलब ये पूरी की पूरी रिटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाओ, इसके बाद ये तो सब कुछ नॉर्मल है, पढ़ लोगे आप। ठीक है, अब आ जाओ मॉनिटरिंग पे। मॉनिटरिंग के बारे में दोस्तों मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि मॉनिटरिंग क्या होता है। मॉनिटरिंग होता है कि ये बंदा बस काम को है ना चेक करता है, एनालाइज करता है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हम पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये फैक्टर्स हम फॉलोइंग फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या काम करता है। पहली बात तो ये वेदर चेक करेगा कि वेदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन अच्छे से किया है कि नहीं किया है, और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई भी न्यू डेवलपमेंट है आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में, क्या वो आप उस पर काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ में, तो वो आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको थर्ड नंबर पे है, आपको ये देखना है कि जो भी आपके पार्टनर है या फिर आपके जो पर्सन है जो काम ऑडिट करने गए हैं, क्या उनको अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस है कि नहीं है कंपनी का। ठीक है, वो आपको चेक करना है। इसके अलावा डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन, कोई भी कंप्लेंट या एलिगेशन यहाँ पे लगा है, भैया इसको तो स्टार मार्क कर लो, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन करवाया भी है क्लास में, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर और ये लास्ट वाले पॉइंट पे, बस ये 2 पॉइंट्स हैं जो इसके इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे पॉइंट्स पे ऐसा कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट इन दोनों पॉइंट्स पे क्वेश्चन पूछता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन स्टडी मैट में नहीं मिलेगा, ये आपको पास्ट RTP MTP और उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन पे मिलेगा। डीलिंग विद कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन अगेंस्ट द फर्म और एनी एम्प्लॉयज़ और of non-compliance with the professional standards, regulatory requirement, person within and outside the firm। देखो, कोई भी एलिगेशन अगर आपकी कंपनी के अंदर से या बाहर से किसी बंदे ने लगाया तो उससे आप कैसे डील कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको रेमेडियल एक्शन लेने पड़ेंगे अगेंस्ट द पर्सन जो कि क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी में हाथ नहीं बटा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपको क्या एक्शन लेने हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, उनके खिलाफ मतलब अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी है इन डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेशन फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी डेफिशिएंसी है तो इसके लिए क्वेश्चन है वो मैंने करवाया। तो देखो, क्वेश्चन आंसर मैं रिवीजन वीडियो में नहीं करवा पाऊँगा, जल्दी जल्दी भी करवाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखो, जब टीचर्स क्लास देते हैं वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको सब कुछ पढ़ा देते हैं और कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर खुद करो, फाइंड आउट करो, और खुद का जो क्वेश्चन बैंक देते हैं उसमें भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इतनी मेहनत करी है दोस्तों, तो आप वो क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में वो भी आपको दिलवा दूंगा क्वेश्चंस। बाकी मेरे को बता देना आपको अगर चाहिए हो तो, बाकी आप अपना खुद की भी मेहनत कर सकते हो। बाकी आगे बढ़ते हैं। SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन इतना मैं आपसे वादा करके चलता हूँ, अगर आप मेरे से मतलब एक शॉर्ट मतलब मेरा जो फास्ट ट्रैक बैच है वो ले लेते हैं और सारे क्वेश्चन मेरे साथ कर लेते हैं, इसके अलावा आपको बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस चीज़ से मैंने भी बहुत ज़्यादा जूझा हूँ कि मैं क्वेश्चन आंसर कहाँ से करूँ, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे और मैं इतना प्रॉब्लम में था अपने पेपर्स में। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बच्चों को वो देना चाहिए जिसके लिए वो हकदार हैं, कि उनको पता होना चाहिए कि हमें ऑडिट में पढ़ना क्या है। क्योंकि ऑडिट इज़ जस्ट नॉट अ स्टडी मटेरियल, ऑडिट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल, अनाउंसमेंट्स, हमारे RTP MTP मैगजीन्स क्वेश्चंस प्लस हमारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, SAC 220 पढ़ते हैं। देखो 220 क्या कहता है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको भी पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा पहले। 220 आपका जो होता है वो आपका SQC 1 में जो ऑडिट वाला पार्ट होता है बस उसी पे ही लगता है। तो SQC 1 से हमारा ये पूरा सेम चलेगा इसका, इसलिए मैं इसमें इधर कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपको पढ़ना क्या क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स वही हैं कि आप कंप्लाई कर रहे हो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट से, ऑडिट रिपोर्ट आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, 6 के 6 वही हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो आ जाओ, वो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट। तो ये आपका बिल्कुल सेम ही चलेगा, लेकिन आप इसकी बस एक बार प्लेन रीडिंग मार लेना। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक प्लेन रीडिंग मारोगे ये भी बता देता हूँ। आप इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना,
ठीक है, बस और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन इसका कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मैं छुड़वा रहा हूँ। इसके अलावा आप रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेना, ये इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड है। इंडिपेंडेंसी से रिलेटेड यहाँ ज़्यादा पॉइंट्स नहीं दे रखे, इसको पढ़ना भी मत, मैं सच बताऊँ तो इसमें कुछ रीडिंग नहीं करना है। आपके जो पुराने वाले HQC1 के पॉइंट्स हैं वो सफिशिएंट हैं। इसके अलावा इधर 2 क्वेश्चंस हैं, वो आप एक बार कर लेना, मतलब वो क्वेश्चंस आप देख लेना अपने स्टडी मटेरियल से, और बाकी पास्ट क्वेश्चन से आपको मिलेंगे। उसमें टॉपिक्स कुछ अलग दे रखे हैं जो कि स्टडी मैट में नहीं है। तो इसके अलावा आपको मिल जाएगा ये एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ SQC1 में, आपको वहाँ से ही पढ़ना है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन दे रखा है जो ICAI ने दे रखा है, और इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो SQC1 से सेम है, तो इसके लिए कोई एक्सटर्नल वो नहीं पढ़ना। इसके बाद आ जाओ एंगेजमेंट टीम के बारे में हमने बात कर ली, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में हमने लास्ट उसमें बात कर ली कि आपको ये सब रीड करना है, तो हाँ ये रीड करना पड़ जाएगा आपको, लेकिन तो ये आपको रीड करना पड़ जाएगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन SQC1 और 220 का बनेगा, सेम ही बनेगा, तो एक बार बस रीड कर लेना, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। बिल्कुल आपको सेम वही कहानियाँ मिलेंगी जो मैंने आपको अभी पढ़ाई थी थोड़ी देर पहले, तो इधर कुछ भी नहीं है, ये पूरा पढ़ लेना, रीड कर लेना बस, बहुत ईजी है। देखो सिग्निफिकेंट मैटर वही सेम सेम सेम, सारे पॉइंट सेम है, डॉक्यूमेंटेशन करके चलना, कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लेना लिस्टेड एंटिटीज से रिलेटेड पॉइंट कि आपको क्या क्या देखना है, ये सारे, ठीक है, एक बार रीड कर लेना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सेम है जो मैंने आपको बताया था कि किस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। मॉनिटरिंग सेम है, मॉनिटरिंग एक बार रीड कर लो, मॉनिटरिंग भी रीड कर लो, अच्छा रहेगा। वैसे वहाँ पर ज़्यादा दे रखा था मॉनिटरिंग के बारे में जो मैंने पहले पढ़ा रखा था। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन को भी पूरा रीड कर लेना, सेम वही है डॉक्यूमेंटेशन भी जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। SQC1 और SQC 220 में ये डिफरेंस पढ़ लेना, पेपर के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप अगर इसमें देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल बातें लिखी गई हैं कि ये ऑडिट रिव्यू हिस्टोरिकल इन पे डिपेंड करता है, ये बस ऑडिट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होती है, CEO और मैनेजिंग पार्टनर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आपको पॉलिसी एंड प्रोसीजर होल में देखने पड़ेंगे, यहाँ पर बस आपको ऑडिट से रिलेटेड ही सब कुछ देखना पड़ेगा। इधर रीजनेबल एश्योरेंस है, और ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, एक बार ये रीड कर लेना, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ यहाँ पर मैकेनिज़्म पे। देखो मैकेनिज़्म मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मैकेनिज़्म ऑफ रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये पेपर में अभी तक आया नहीं है, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, कम से कम MCQ में आना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या है, देखो पीयर रिव्यू बोर्ड हमारा ICAI ने बनाया है, ठीक है। पीयर रिव्यू बोर्ड क्या क्या काम करता है वो ये दोनों पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, क्योंकि ICAI के MCQs में ही आ सकता है बस। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड पे, तो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, वो ICAI ने सेटअप किया था पीयर रिव्यू वाला। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो हम इतना रिव्यू पढ़ रहे थे इतने टाइम से, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन इसके जो मेंबर्स हैं ना वो नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ICAI, दोनों मिलकर इसको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आ जाओ, एक यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट अच्छा लगा इसका कि ये जो रिव्यू है, ये रिव्यू इज़ कैरीड बाय द टेक्निकल रिव्यूअर्स, ठीक है, जो एम्पैनल्ड बाय QRB एंड एंगेजमेंट बेसिस ऑन अक्रॉस द कंट्री, ये वाला पॉइंट कर लेना। अब आ जाओ नफरा पे, नफरा वाला पॉइंट मुझे एक इंपॉर्टेंट लगता है, ICAI को अब तो पूछ लेना चाहिए इसके ऊपर, पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है। अब तो नफरा ने ये भी बोल दिया है कि 2026 से वो अपने खुद के एसेज लाने वाली है, ICAI के एसेज नहीं माने जाएंगे जो अब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है काफ़ी सारे एसेज सेम ही होंगे, कुछ एसेज हैं जैसे ऐसे 600 है, इन्होंने पूरा चेंज करने की कोशिश की है, तो काफ़ी सारे ऐसे सेम होंगे, काफ़ी सारे ऐसे अलग भी होंगे, तो वो ये सारे इंटरनेशनली बनाना चाहते हैं। तो ये पढ़ लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कंपनीज़ एक्ट, सेक्शन नंबर 132 ऑफ कंपनीज़ एक्ट, और इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो एक बार रीड कर लेना बस। इसके अलावा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों, एक बार है ना ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, और मैं आपको ये बोलूँगा जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड कर लेना, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आप किसी भी टीचर की वीडियो लेते हैं तो वो भी आपको इतना ही समझाता है जितना मैंने समझाया है, तो ये रिवीजन वीडियो सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्लस RTP MTP और पास्ट ईयर्स के पेपर्स ज़रूर करें, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा। ICAI की मैगज़ीन अगर आप कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, मैं तो देखो कवर करता हूँ। अगर आपको इसके अलावा अगर मेरी
वीडियोस लेनी है तो आपको बैच बहुत ज़्यादा सस्ती रेट पे मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कम रेट पे मिल जाएगा, जो कि आई थिंक अभी 2000 रुपीज़ है। और आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो 20 to 25 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 3 आवर्स की वीडियो हर दिन में और जो मैंने बोला है वो रिवाइज़ करते हैं। देखो जो भी मैंने रिवीजन बोला है वो मैंने अलग से नहीं दिया है कि आपको ये होमवर्क दिया है, सब कुछ मैंने क्लास में 3 घंटे में ही पढ़ाया है। तो आपका 20 से 25 दिन में क्लासेस हो जाएंगे अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं, और अगर आप इससे ज़्यादा घंटे पढ़ चुके सकते हैं तो आपकी और कम दिन में वो क्लासेस हो जाएंगी। सब कुछ मैंने कवर करवाया है, जितनी भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब बाकी टीचर्स आपको वीडियोस के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करवाते हैं, या आपको खुद से करना पड़ता है। उतनी सारी चीज़ें मैंने आपको रिवीजन वीडियो में पूरी करवा दी हैं जो टीचर्स अपनी वीडियो में पढ़ाते हैं। वो मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। अगर आपको वो मेहनत भी नहीं करनी है, डिटेल में वीडियोस चाहिए और इससे भी ज़्यादा डिटेल में जाना है, क्योंकि रिवीजन वीडियो थी, डिटेल में जाना है और प्लस आपको सारे क्वेश्चंस भी चाहिए, आरटीपी एमटीपी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे उस पर लॉगिन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ मिल जाएगा। और मेरे को व्हाट्सएप पे एक बार कंफर्म कर देना। ओके दोस्तों, हस्ताला वस्ताला, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे इसके बाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।